तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम जो अपना चैप्टर चल रहा है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, ये उसकी लास्ट क्लास है। आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, इसके बाद जैव अणु को पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक इसमें चिकनी पेशियां अथवा अरेखित पेशियां, चिकनी पेशियां अथवा अरेखित पेशियां। तो 4-5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 डिस्कस करेंगे। ये है अपनी जो इसका डायग्राम बना हुआ है चिकनी पेशियों का। तो यह पेशियां दोनों सिरों पर नुकीली ये यहाँ पे नुकीली, यहाँ पे नुकीली होती है, अतः यह तरकू जैसी होती है। तरकू इस प्रकार से समझना, बोलो तरकू। इनके अंदर एक्टिन तथा मायोसिन तंतु कोई विशिष्ट विन्यास नहीं बनाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था एक्टिन मायोसिन क्या होते हैं। यह चिकनी अथवा अरेखित पेशियां, अरेखित पेशियां है, इसलिए से अरेखित पेशियां के नाम से जाना जाता है, कहलाती है अरेखित, क्योंकि इसमें जो एक्टिन मायोसिन तंतु है ना, वो विशिष्ट विन्यास नहीं बनाते, स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। कौन? एक्टिन और मायोसिन तंतु। ठीक है। इनकी कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। जो पेशियां हैं, जो चिकनी पेशियां हैं, जिनकी जो कोशिका भित्ति है, इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है। इसके प्रत्येक पेशी तंतु में एक केंद्रक पाया जाता है। जैसे ये एक पेशी तंतु ये, इसके प्रत्येक जैसे एक और होगी तो उसके मध्य भी वो केंद्रक पाया जाएगा। बहुत सारे पेशी तंतु, वो इसके ऐसे जैसे बहुत सारी तंतु कोशिका संधि के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। कोशिका संधि के द्वारा आपस में जुड़ी होती है तथा इस समूह के चारों तरफ संयोजी ऊतक, इसके पहले वाली वीडियो में हमने देख चुके हैं कि संयोजी ऊतक किसे कहते हैं। 4 से 5 लेयर्स होती है, साथ में जुड़े रहते हैं। इन पेशियों को क्रिया पर इच्छा अनुसार नियंत्रित नहीं किया जाता, कि हम जैसे चाहे वैसे ये क्रिया नहीं करती। ये जो पेशियां हैं ये अपने मन मर्जी करती है, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां, अनैच्छिक होती है। ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है अंतरांगों, जैसे अंदर के जो अंग है, अंतरांगों जैसे छोटी आंत, रक्तवाहिनी की भित्ति में नेत्र की आइरिस, ये 3-4 जगह हैं जहां पर जो चिकनी पेशी है, अरेखित पेशियां, जहां पर एक्टिन मायोसिन के जो क्रम है वो विशिष्ट नहीं होता, बिखरे हुए रहते हैं, और नियंत्रण हम खुद के अनुसार नहीं कर सकते, ये अपनी मनमर्जी करती है, इसलिए अनैच्छिक पेशियों के नाम से जानते हैं। तो चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां साथ में पढ़ी जाती है। इसके पहले हमने वाले वीडियो में देखा, इसके पहले वाली स्लाइड में हमने देखा चिकनी पेशियां, यही अंतरांगों में पाई जाती थी। केंद्रक जो थे वो भिन्न भिन्न प्रकार के, अलग अलग जगह, एक ही केंद्र होता था। मेन बात तो एकमात्र अस्थि पेशी, एकमात्र ऐसी पेशी है जिनमें शाखा पाई जाती है, इसमें ब्रांच होती है। जो हृदय पेशियां है इसमें ब्रांच होती है। तो जो हृदय पेशियां हैं, जैसे ये पेशी है, इसमें ब्रांच होगी, फिर उससे एक और निकलेगी, फिर उससे भी निकलेगी, फिर उससे निकलेगी, ब्रांच निकलती जाती है हृदय पेशियों में। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इनमें सभी पेशी तंतु पाए जाते हैं, इसमें भी पेशी तंतु पाए जाते हैं, जो आपस में प्लाज्मा झिल्ली के संलयन के कारण जुड़े रहते हैं। तो जो हृदय पेशियां होती है, इसके अंदर भी जो पेशी तंतु होते हैं वो पाए जाते हैं, और ये आपस में जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके संलयन के जुड़ने से बने रहते हैं। ठीक है। संलयन बिंदुओं पर जहां पर ये जुड़ते हैं पर कोशिका संधियां पाई जाती है। ये पहले भी आया था नाम, कोशिका संधियां पाई जाती है। तो जो हृदय पेशियां हैं ये पेशी तंतु पाए जाते हैं। पेशी तंतु भी आपस में संलयन झिल्ली से संलयित होते हैं, और इन झिल्लियों पर, मतलब इन संलयित स्थानों पर कोशिका संधियां पाई जाती है। तीसरा पॉइंट देखें, प्रत्येक पेशी तंतु में एक केंद्रक होता है, वहां पर भी एक केंद्रक होता है, प्रत्येक पेशी तंतु में एक केंद्रक होता है। इन तंतुओं पेशियों में भी गहरे अथवा हल्के बैंड पाए जाते हैं। जैसे हमने इसके पहले वाली स्लाइड में देखा कि ए बैंड, आई बैंड हल्के एक्टिन मायोसिन के होने के कारण हल्के गहरे दिखाई देते थे। तो
यहाँ पर भी हल्के बैंड दिखाई देते हैं, जो हृदय पेशियां होती हैं उनमें भी हल्के बैंड दिखाई देते हैं। अतः दिखावट के आधार पर यह अरेखित अरेखित रेखित रेखित इसकी पहली वाली दोनों अरेखित, तो अब ये दोनों रेखित, यह रेखित होती है दिखावट के आधार पर, यह रेखित होती है। इनकी क्रियाओं पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हमारा दिल धड़कना बंद हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हृदय जिससे मिलकर बना होता है, जो पेशी तंतु है, वो सभी के सब अनैच्छिक होते हैं, खुद की मर्जी के मालिक होते हैं। ऐसे पेशी तंतु को बोलते हैं अनैच्छिक पेशी तंतु। ठीक है। कुछ संलयन बिंदुओं पर अंतर्विष्ट पिंड पाए जाते हैं। कुछ अंतर्विष्ट पिंड जहां पर सम्मिलित होते हैं, अंतर्विष्ट पिंड पाए जाते हैं। इनके कारण जब एक पेशी में संकुचन उत्पन्न होता है, वह तीव्र गति से अन्य पेशी, जैसे ये एक पेशी है और ये एक पेशी है, अब इसमें तीव्र संकुचन उत्पन्न होगा तो ये बिल्कुल पास पास में रहती है ऐसे, तो खट एकदम जैसे ये वाइब्रेशन हुआ, इसमें वाइब्रेशन होगा, तो इसे बोलते हैं एक पेशी में संकुचन उत्पन्न होता है, वह तीव्र गति से अन्य पेशी तंतु में फैल जाता है। इसी कारण सभी एक साथ एक इकाई के रूप में कार्य करती है। जैसे ये अपना हार्ट है, तो इसकी जो एक एक पेशी तंतु है ना, वो सभी एक इकाई के रूप में कार्य करती है। जैसे अगर एक ने भी काम करना बंद कर दिया तो फिर शरीर, ये जो हृदय है ये साथ में देगा अपना, इसमें केंद्रक भी बनाओ, केंद्रक बहुत जरूरी है। ये ऐसे जो ब्रांच है वो एक ही ऐसी पेशी है जिसमें ब्रांचेस होती है। ठीक है, जिसमें भी पेशी तंतु पाए जाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के संलयन से के कारण जुड़ी रहती है। संलयन बिंदुओं पर कोशिका संधियां पाई जाती है। प्रत्येक पेशी तंतु में एक केंद्रक होता है। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करो, फिर देखते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे तंत्रिका ऊतक, जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक तंत्रिका ऊतक, इसको हेडिंग लगाएं। देखते हैं क्या होता है तंत्रिका। तंत्रिका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में पहली बात यह आती है कि कोई दिमाग से संबंधित बात होगी। तंत्रिका मतलब न्यूरॉन्स से बात संबंधित। तो हम लोग की क्रिया का नियंत्रण तंत्रिका ऊतक द्वारा, जैसे कोशिकाओं का समूह, पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो जो हमारा दिमाग है वो भी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, तो कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं ऊतक। तो नियंत्रण तंत्रिका ऊतक द्वारा होता है। यह तीव्र गति से होता है, इतनी स्पीड से होता है तंत्रिका ऊतक का नियंत्रण, बहुत ही स्पीड से। इसमें कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं। भाई ऊतक है तो कोशिकाओं के समूह तो पाए जाएंगे। अब कोशिकाओं में जो ऊतक है उनमें कौन कौन सी कोशिका पाए? दो प्रकार की कोशिका, एक न्यूरोग्लियल कोशिका और एक न्यूरॉन्स, बहुवचन है न्यूरॉन्स, एक न्यूरोग्लियल सेल। अब न्यूरोग्लियल की सेल्स भी अलग अलग भाग हैं, जैसे एस्ट्रोसाइट, 2-5 भाग और है, जिसको आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। तो पहला है न्यूरोग्लियल सेल्स, तो हेडिंग लगाएं और देखें। यह तंत्रिका ऊतक का आधे से ज्यादा भाग बनाती है। जो मतलब जो न्यूरॉन टिश्यू है उसका आधे से ज्यादा भाग, जैसे 50%, 75% भाग कौन बनाती है? न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, और जो बाकी 25% बचा वो न्यूरॉन्स। ठीक है, आधे से ज्यादा भाग बनाती है। तंत्रिका ऊतक मुख्यतः 2 भागों में विभाजित होती है। तंत्रिका ऊतक मुख्यतः 2 भागों में विभाजित होती है। किसमें बताया? न्यूरोग्लियल सेल्स में। इसके आधार पर, ठीक है, पहला CNS, दूसरा PNS। इसके बाद जो पहला है CNS, उसमें भी 3 भाग हैं, 2-3 भाग उसमें भी, मतलब कोशिकाएं एक प्रकार से। जो जैसे CNS जो मतलब केंद्र में जो कोशिकाएं पाएगी उनको बारे में देखेंगे, और जो परिधि की ओर पाएगी, बाहर की ओर पाई जाएगी, उनमें PNS में देखेंगे। ठीक है, तो पहला हेडिंग लगाएं CNS यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल न्यूरॉन सिस्टम। ठीक है, इसमें जो पहली कोशिकाएं जो केंद्र में पाई जाती है, जो तंत्रिका ऊतक है उनके जो केंद्र में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, उसमें जो पहली कोशिका है वो है एस्ट्रोसाइट। अब इसे अगर एस्ट्रो तो स्टार जैसे दिखती है, स्टार इसकी तरफ, स्टार की तरफ। तो यह कोशिकाएं छोटे छोटे प्रवर्ध युक्त होती है, अतः यह तारे जैसी, तारे यानी कि स्टार, तारे जैसी दिखती है। यह सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाती है। प्रचुरता में पाई जाने वाली कोशिका CNS में, बीच में है तो बहुत सारी पाई जाएगी, याद रखो, क्योंकि केंद्र में पड़ रहे हैं। CNS में केंद्रीय भाग है, एस्ट्रोसाइट है
केंद्र में पाई जाती है और बहुत सारी प्रचुरता में, मतलब सबसे अधिक संख्या में एस्ट्रोसाइट पाई जाती है। प्रवर्ध का मतलब जैसे ये कोशिकाएं, इसके बाहर ये ऐसे निकले हुए हैं, तो ये स्टार जैसे एस्ट्रोसाइट, ठीक है, दिखती है। यह सर्वाधिक प्रचुरता में पाई जाती है। कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह टूट फूट की मरम्मत करती है। इसके पास प्रवर्ध है बहुत सारे, जैसे मालूम वहाँ पे टूट होगी, एक प्रवर्ध भेज देगी, इसमें मैं कोशिकाऊं तो उधर प्रवर्ध भेज, तो टूट फूट की मरम्मत करती है। वह न्यूरॉन्स को कार्य में सीधा करती है। न्यूरॉन्स का कार्य क्या है? चीजों को सोच, जैसे दिमाग से काम करता है। न्यूरॉन्स को तंत्रिका ऊतक जो है वो पूरा न्यूरॉन्स पर डिपेंड है, और न्यूरोग्लियल पर भी। न्यूरोग्लियल में अपन दो ही भाग देंगे, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस में पहली कोशिका देख ली एस्ट्रोसाइट, इसके बाद देखेंगे, इसके बाद भी 2-3 कोशिकाएं जैसे ओलिगोडेंड्राइट्स व माइक्रोग्लियल, ये 3-4 कोशिकाएं इसमें सीएनएस में, तो इनको देखेंगे अगली स्लाइड में। अब इसको देख लें। एक लास्ट पॉइंट, यह रक्त केशिकाओं के साथ मिलकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नीट में आया हुआ है, यह रक्त केशिकाओं के नाम क्या है? कोशिका नहीं, ये केशिका है। जैसे धमनी और शिरा का नाम सुना होगा, तो धमनी और शिरा को जोड़ने वाली रहती है केशिका। तो केशिका के साथ मिलकर बीबीबी यानी कि ब्लड ब्रेन और बैरियर का निर्माण करती है। ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करती है, जो चयनात्मक पारगम्य है। जो क्या है? चयनात्मक पारगम्य, मतलब जो केंद्र भाग में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए, इसका निर्धारण कौन करती है? जो एस्ट्रोसाइट कोशिकाएं हैं वो सीएनएस में पाई जाती है। केंद्रीय भाग में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, यह चयनात्मक पारगम्य होती है। अतः रक्त केशिकाओं से मिलकर कौन कौन से पदार्थ अंदर जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए, इसका निर्धारण करती है कौन? सीएनएस की जो एस्ट्रोसाइट कोशिकाएं। इसके बाद आप हेडिंग लगाएं ओलिगोडेंड्राइट्स। तो सीएनएस के अंदर जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसके अंदर हमने पहली कोशिका देख ली, उसका नाम था एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रो यानी कि स्टार जैसी संरचना थी, प्रवर्ध टूट फूट में मरम्मत करती थी। और जो केशिकाएं हैं उनसे मिलकर बीबीबी यानी कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण करती थी, जो कि चयनात्मक पारगम्य है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब यह है कि जो सीएनएस के अंदर क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए, इसका निर्धारण कौन करती है? एस्ट्रोसाइट, जो कि सीएनएस में पाई जाती है। उसके बाद दूसरी कोशिका, बहुत ही शानदार कोशिका, उसका नाम है ओलिगोडेंड्राइट सेल्स। ओलिगोडेंड्राइट सेल्स नाम याद करना ही पड़ेगा। ओलिगोडेंड्राइट सेल्स, इसमें कुछ संख्या में प्रवर्ध होते हैं। इसके पहले वाली जो कोशिका थी एस्ट्रोसाइट कोशिका, उसके अंदर भी प्रवर्ध थे, इसलिए उसे स्टार जैसा संरचना कहा था। इसमें कुछ संख्या में प्रवर्ध होते हैं। इस कोशिका का कार्य सीएनएस के न्यूरॉन्स की चारों तरफ माइलिन आच्छादित का निर्माण करना है। अब इसके बाद जो हेडिंग लगेगा न्यूरॉन्स, उसमें हम देखेंगे माइलिन आच्छादित किसे कहते हैं, कि जो ओलिगोडेंड्राइटिस सेल है, इसमें कुछ संख्या में प्रवर्ध होते हैं। इसके पहली वाली जो कोशिका थी एस्ट्रोसाइट, उसमें भी जो प्रवर्ध थे, इसलिए उसे स्टार कोशिका कह रहे थे, स्टार सेल्स कह रहे थे। यह इस कोशिका का कार्य सीएनएस के न्यूरॉन्स, सीएनएस के जो केंद्रीय भाग के न्यूरॉन है, जो तंत्रिका ऊतक है उसका जो केंद्रीय भाग है, उसके जो न्यूरॉन्स हैं उसमें माइलिन आच्छादित, ये बहुत ही पदार्थ एक प्रकार का, जो कि जो न्यूरॉन से उसके ऊपर पाया जाता है। आप जो इसके जस्ट बार डायग्राम बना के देखेंगे। इसके बाद न्यूरॉन सेटिंग लगाएंगे, उसमें देखेंगे जी माइलिन आच्छादित क्या होता है का निर्माण करना। माइक्रोग्लियल तीसरी कोशिका क्या है? पहली देखी एस्ट्रोसाइट, दूसरी ओलिगोडेंटिस सेल, उसके बाद माइक्रोग्लियल सेल्स। यह मीजोडर्म, 3 प्रकार की डर्म रहती है, एक्टो, मायो और मीजो। तो यह 3 प्रकार की डर्म में से जो मीजोडर्म है उससे उत्पन्न होती है कौन सी? माइक्रोग्लियल सेल्स। यह जो कोशिकाएं यह बक्षाणु प्रकृति की होती है, जो पुरानी कोशिकाएं हो चुकी है उनको नष्ट करने के लिए, जैसे टुकड़े रह गए कोशिकाओं के, उनको नष्ट करने के लिए वो नहा रहे, इसका ध्यान कौन रखती है? माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल एक गला दे सबको। अतः यह रोगाणुओं को अथवा कोशिकाओं के टुकड़े टूट फूट में बक्षण के द्वारा न खाकर नष्ट कर देती है। तो
जो CNS है उसकी 3-4 कोशिका देख ली। लास्ट कोशिका है स्पेंडेमेल सेल्स, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ऊपर की 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली एस्ट्रोसाइट कोशिका, दूसरी ओलिगोडेंड्रिट सेल, तीसरी का नाम है माइक्रोगिलियल सेल्स। जो पहली कोशिका थी वो स्टार जैसी थी, उसका कार्य क्या था? उसका कार्य ये था कि वो केशिका के साथ मिलकर BBB का निर्माण करती थी, ब्लड ब्रेन बैरियर का निर्माण, जो कि चयनात्मक प्रकृति का होता है। चयनात्मक प्रकृति का मतलब यह है कि जो CNS का केंद्रीय भाग है उसमें कौन सा पदार्थ जाना चाहिए और कौन सा पदार्थ नहीं जाना चाहिए, इसका निर्धारण कौन करती थी? जो एस्ट्रोसाइट कोशिका। उसके बाद दूसरी है ओलिगोडेंड्रिक सेल्स, इसमें कुछ संख्या में प्रवर्ध होते हैं। इसकी कोशिकाएं न्यूरॉन्स के चारों तरफ माइलिन आच्छाद का निर्माण करती है। निर्माण करना ही ओलिगोडेंड्रिक सेल्स का कार्य है। तीसरी देखिए हमने माइक्रोगिलियल, यह कोशिकाएं हैं जो पुराने कोशिकाएं हैं, जो प्राचीन कोशिकाएं जो मतलब टुकड़े हो चुके हैं, कुछ काम नहीं आ रही, उनको भक्षण करके उन्हें नष्ट करने वाली कोशिकाओं का नाम क्या है? माइक्रोगिलियल सेल्स। उसके बाद लास्ट कोशिका का निर्माण, मतलब लास्ट कोशिका का नाम है एपेंडिमोल सेल्स। यह पक्षमाभिकृत स्तंभाकार, जो हम उपकला पढ़ रहे थे वहां पर हमने जो सघन और जो स्तंभाकार उपकला थी, तो स्तंभाकार उपकला के अंदर जो लास्ट पॉइंट हमने देखा था वो यहाँ पर भी आ चुका है कि यह पक्षमाभिकृत स्तंभाकार कोशिकाएं हैं जो मस्तिष्क में 4 चतुष्कोष्ठीय हृदय होता है अपना, तो जो ऊपर के 2 नीलीय और आलिंद, तो जो नीलियन के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? एंडियोमोल सेल्स। स्तंभाकार कोशिकाएं होती है पक्षमाभिकृत, ठीक है। तो यहां तक नोट डाउन करो, उसके बाद लगाएंगे न्यूरॉन्स। तो CNS जो कि केंद्रीय भाग था न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका ऊतक का, उसके बाद हमने लगाया PNS। यह आपके सामने न्यूरॉन्स का डायग्राम है। न्यूरॉन्स बहुवचन का न्यूरॉन। तो अब पहली कोशिका है, थोड़ा सा स्वान सेल्स, ये रहा छोटी सी कोशिका। यह PNS के न्यूरॉन्स के चारों तरफ माइलिन आच्छाद का निर्माण करती है। जैसे ये है, ये ग्रीन जो बन रहे हैं, ये है माइलिन आच्छाद, ठीक है। न्यूरॉन्स के प्रकार, अब न्यूरॉन्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, डेंड्राइट्स व एक्सोन की संख्या के आधार पर हम 2-3 आधार लेके चलेंगे। एक तो माइलिन की संख्या के आधार पर, जो माइलिन बन रहा है संरचना पर, उस पर कैसे बनता है और किस तरह रहता है, तो वो उसके आधार पर देखेंगे उनके प्रकार। पहला प्रकार है डेंड्राइट्स व एक्सोन के आधार पर। तो इनमें 3-4 भाग हैं। पहला यूनिपोलर, बाइपोलर, इसके बाद मल्टीपोलर, इसके बाद कूट एवं ध्रुवीय। तो पहला देखते हैं अपन यूनिपोलर। इसमें केवल एक एक्सोन होता है, सिर्फ एक एक्सोन किसमें होता है? यूनिपोलर का मतलब कहाँ पाया जाता है, यह इंपॉर्टेंट है कि भ्रूण अवस्था में न्यूरॉन्स, जो बच्चा जब पेट में माँ के गर्भ में होता है तब जो उसके न्यूरॉन्स है उसमें सिर्फ एक्सोन ही होता है न्यूरॉन्स की संरचना के अंदर। तो भ्रूणीय अवस्था में न्यूरॉन में यूनिपोलर पाए जाते हैं। बाइपोलर, इसमें एक एक्सोन व एक डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स ये रही डेंड्राइट्स, इसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स बाइपोलर डेंड्राइट्स, इसमें एक एक्सोन व एक डेंड्राइट्स होता है। तो पहला यूनिपोलर जो कहाँ पाया जाता है? भ्रूणीय अवस्था में न्यूरॉन्स में। उसके बाद बाइपोलर नेत्र के रेटिना का एक भाग होता है जो नेत्र पर, उसको देख लेंगे। घ्राण उपकला, तो 3 जगह याद कर लिए अपन को। पहला यूनिपोलर जो कहाँ पाई जाती है? भ्रूणीय अवस्था में। उसके बाद बाइपोलर पाई जाती है नेत्र के रेटिना व घ्राण उपकला में। इसके बाद मल्टीपोलर, यानी कि बहुत सारे डेंड्राइट्स होंगे, जो ये मल्टीपोलर का ही एग्जाम्पल है। मतलब जो चित्र है वो मल्टीपोलर है।
इनमें एक एक्सोन तथा बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं। इसमें एक एक्सोन व बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं। इसका जो लोकेशन है वह वलकुट, जो प्राथमिक मस्तिष्क का जो प्रमस्तिष्क वलकुट है वहां पर पाए जाते हैं। मस्तिष्क के, यहां पर लिखते हैं मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क वलकुट जो मल्टीपोलर है। सीधी सी याद रखो कि डेंड्राइट्स बहुत सारे होंगे तो वो दिमाग में पाएगी, इसके अलावा कहाँ नहीं पाई जाएगी। तो पहला देखो प्रमस्तिष्क वलकुट, इसमें केवल एक एक्सोन और बहुत सारे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। लास्ट कूट एवं ध्रुवीय, ध्रुवीय इसमें एक एक्सोन व एक डेंड्राइट्स होता है, परंतु वह एक स्ट्रैंड ये व्यवस्था है स्ट्रैंड जिसे ही दिखती है, स्ट्रैंड जिसे दिखती है। जैसे ये डेंड्राइट्स हो गया, फिर ये डेंड्राइट्स, फिर ये डेंड्राइट्स, स्ट्रैंड्स में रहेंगे एकदम ऐसे। तो जो बहुकूट स्तरित नहीं, कूट एवं ध्रुवीय, जैसे एक डेंड्राइट्स यहाँ हो गया तो एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा तो एक ऐसे, इसे बोलते हैं ध्रुवीय। ठीक है, तो इनके जो जहाँ लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला यूनिपोलर जो कि भ्रूणीय अवस्था में न्यूरॉन्स में पाया जाएगा, पहला। दूसरा बाइपोलर नेत्र के रेटिना व घ्राण उपकला, नेत्र के रेटिना व घ्राण उपकला। तीसरा प्रमस्तिष्क जो कि मल्टीपोलर है, प्रमस्तिष्क में पाया जाएगा आगे के भाग में। ठीक है, इसके बाद कूट एवं ध्रुवीय स्ट्रैंड में जो डेंड्राइट्स और एक्सोन है वो स्ट्रैंड में एक व्यवस्था है जो इसमें पाया जाएगा। ठीक है, इसकी लोकेशन भी है मेरुरज्जु। जैसे कि पी रीढ़ की हड्डी है, इसमें रीढ़ की हड्डी में मेरुरज्जु की मूल में पाई जाती है। जैसे उपस्थित होती है, यहाँ पर उपस्थित होती है, यहाँ पर मेरुरज्जु की मूल में पाई जाती है। कौन सी? कूट एवं ध्रुवीय। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिपोलर बच्चों में यानी कि भ्रूण अवस्था में। दूसरी बाइपोलर पाएगी नेत्र व रेटिना, घ्राण उपकला। तीसरी मल्टीपोलर जो है वो पाई जाएगी अपने प्रमस्तिष्क वलकुट में। कूट एवं ध्रुवीय यह स्पाइनल कोड यानी कि जो मेरुरज्जु है उसके अंदर पाई जाती है। तो अब इसके बाद देखेंगे हम माइलिन के आधार पर न्यूरॉन्स के प्रकार। डेंड्राइट्स और एक्सोन के आधार पर हमने 3 प्रकार के देखे। पहला था यूनिपोलर, दूसरा मल्टीपोलर, बाइपोलर, तीसरा था मल्टीपोलर, उसके बाद कूट, ऐसे कुछ ध्रुवीय। तो जो यूनिपोलर था वो पाया जाता भ्रूणीय अवस्था में जो न्यूरॉन्स है बच्चे के उसमें पाया जाता है। दूसरा बाइपोलर, ये नेत्र के रेटिना व घ्राण उपकला में पाया जाता है। तीसरा मल्टीपोलर जो है ये जो प्रमस्तिष्क है उसमें पाया जाता है। और जो तीसरा है कूट या ध्रुवीय, यह पाया जाता है अपने मेरुरज्जु यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें। ठीक है, अब देखते हैं माइलिन जो आवरण है किस पर, एक्सोन पर जो आवरण है उसके आधार पर न्यूरॉन्स के प्रकार। तो पहला माइलिनेटेड यानी कि माइलिनेटेड यानी कि जो माइलिन आच्छादित है, जो माइलिन का आवरण है वो होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के न्यूरॉन्स के एक्सोन ये पूरी संरचना है न्यूरॉन, इसके एक्सोन, ये रहा एक्सोन, ये वाला भाग रहता है एक्सोन, डिब्बे में एक्सोन। श्वान कोशिकाओं के द्वारा इनवेलप्ड यानी कि जो ऐसे बंद करना, इनवेलप्ड यानी बंद करना, इनवेलप्ड होते हैं श्वान कोशिकाओं के द्वारा।
ये भाग जो है ये श्वान कोशिका, ये श्वान कोशिकाएं रही, श्वान कोशिका, इनके द्वारा, इनसे माइलिन अक्ष का निर्माण होता है। इसके पहले वाले स्लाइड में देखा तो इनके द्वारा इन्वेलप्ड होते हैं न्यूरॉन्स के एक्सोन कोशिकाओं के द्वारा इन्वेलप्ड होते हैं। इन श्वान कोशिकाओं में माइलिन शीत भरी होती है। इन कोशिकाओं में जो श्वान कोशिकाएं, इनमें जो माइलिन शीत भरी है, जो माइलिन है वो भरा हुआ है, इसलिए इसे बोलते हैं माइलिनेटेड। अब बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड, यानी कि इसमें जो शीत है वो नहीं भरी होगी। इन न्यूरॉन्स के एक्सोन, इस न्यूरॉन्स के एक्सोन श्वान कोशिकाओं के द्वारा इनक्लोज्ड, खुले होते हैं। जैसे ये अपना एक्सोन है, एक्सोन, तो ये बंद और ये खुला हुआ, तो ये इनक्लोज्ड और ये है इनवेलप्ड, खुला हुआ होती है। इसमें माइलिन शीत नहीं भरी होती है। इस कोशिका मतलब जो एक्सोन है, नॉन माइलिटेड में माइलिन स्रोत नहीं भरी होती है। इसे न्यूरॉन काय तंत्रिका तंत्र या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। इस नाम से भी आ जाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में जो माइलिन की जो आवरण है वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो श्वान कोशिकाएं, न्यूरॉन की श्वान कोशिकाएं हैं, वह माइलिन शीत का निर्माण नहीं कर सकती, या माइलिन शीत होता ही नहीं उनके पास। इसके बाद देखते हैं हम स्नैप, ये देखो नीचे भाग, ये वाला स्नैप, इसे बोलते हैं स्नैप। दो न्यूरॉन्स के मध्य तंत्रिका आवेगों, अब आवेग का मतलब है जैसे ये एक न्यूरॉन, ये दूसरी न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन, इसके पास एक और न्यूरॉन बना देते हैं ऐसे, तो इसमें सिग्नल आया, अब इसमें ट्रांसफर होगा, तो इसे बोलते हैं आवेग। वो सिग्नल, ये आवेग दो न्यूरॉन्स के मध्य तंत्रिका आवेग के संचरण हेतु संधि के रूप में सिनेप्स का निर्माण होता है। जो ये स्ट्रक्चर दिख रही है लास्ट में, इसे बोलते हैं सिनेप्स। यह दूसरी जो न्यूरॉन से उसके साथ टच होगी तो उसमें भी सिग्नल जाएंगे, फिर वो दूसरी टच होगी तो उसमें सिग्नल जाएंगे, ऐसे सिनेप्टिक गुंडी का निर्माण होता है। ये लास्ट में नाम में लिखा हुआ है सिनेप्टिक गुंडी, तो सिनेप्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब कैसे काम करती है देखो। जब एक न्यूरॉन्स में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है, जब एक न्यूरॉन्स में तंत्रिका आवेग उत्पन्न होगा तो वह उत्पन्न होता है, तब वह एक्सोन, जो ये भाग है एक्सोन की सतह पर होकर, इसकी जैसे यहां से आया, ठीक है, इसकी सतह पर होता हुआ सिनेप्टिक गुंडी तक पहुंचता है। यहां जैसे यहां से आया किसी दूसरी सिनेप्टिक गुंडी से, यहां से आया एक्सोन के भाग में होता हुआ सिनेप्टिक गुंडी तक पहुंचता है जहां से वह दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स, यहाँ पर दूसरा न्यूरॉन्स भी होगा, उसके डेंड्राइट से कनेक्ट होगा, डेंड्राइट्स पर स्थानांतरित होता है। इसे क्रिया में तंत्रिका संचारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तंत्रिका संचारी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इस प्रकार काम करती है। इन्हीं के कारण अगले न्यूरॉन्स भी आवेग उत्पन्न भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर जो न्यूरॉन्स दूसरा न्यूरॉन्स होगा वो भी इस प्रकार कार्य करेगा, वो अगले आगे भेज देगा। ठीक है,